नमस्कार दोस्तों, फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। बिहार करंट अफेयर्स डे टू डे में आज बात करेंगे 27 सितंबर 2025 के अंतर्गत जो न्यूज़पेपर आए हैं उसमें हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, क्या क्या न्यूज़ है, जहां से आगामी बीपीएससी हो या फिर किसी भी एग्जामिनेशन की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो बाल विवाह पर अंकुश लगाने में बिहार तीसरे स्थान पर है और असम जो है पहले नंबर पर रहा है। तो इस पे ऑलरेडी जो है ना ये न्यूज़ फिर से आया है, फिर से हम देख लेंगे इसके बारे में, ठीक है। लेकिन हमने इस पे बात कर लिया था, डिस्कशन कर लिया है। नेक्स्ट न्यूज़ पे बात करेंगे यहाँ पे कि सूबे के स्कूलों में हर 3 माह पर भाषा गणित विज्ञान मेला लगेगा, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? ये उद्देश्य बहुत ही जरूरी है क्योंकि अगर कोई सरकार अगर इस तरीके से इनिशिएटिव लेती है तो उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य रहता है, ठीक है। उन उद्देश्यों की जानकारी हमारे पास होनी चाहिए क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के अंतर्गत हमारी इसकी अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। स्पोर्ट्स से काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। एशिया कप फाइनल में जो है भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया और इसके अंतर्गत जो है बहुत सारी चीजें आपने देखा होगा, ठीक है। हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ना कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं कि मैन ऑफ द टूर्नामेंट किनको मिला, ठीक है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किनको मिला। ये सारी चीजें होती हैं जहां से आगामी एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हम उन सारी चीजों पे भी डिस्कशन करने वाले हैं। इसके अलावा भी जो है लगभग 6 से 7 ऐसे न्यूज हैं जहां से आगामी किसी भी एग्जामिनेशन के लिए प्रश्न बन सकता है। तो एक एक करके हम उन सारे आर्टिकल को देखेंगे। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना है। चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा जहां पे पीडीएफ अवेलेबल करवाए जाते हैं। साथ ही साथ उससे रिलेटेड आपको आज जैसे 29 सितंबर है इससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी आपको मिलेगा ताकि आप उससे अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। तो बिना किसी देर का हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि बीपीएससी एईडीओ के लिए है और डेली टारगेट सीरीज जल्द ही स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। और ये लूसेंट का होमवर्क प्रोग्राम रहेगा ताकि आपको डेली टेलीग्राम पे होमवर्क मिलेगा, आप उसे आप पढ़ करके आएंगे। पढ़ने के बाद पूरा का पूरा एक बार हम डिस्कशन भी करेंगे और इससे रिलेटेड जो है ना वीकली आपका टेस्ट भी होगा ताकि आपकी जो है ना रिवीजन होता रहे। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे बिहार करंट अफेयर्स की भी क्लासेस आपको देंगे ताकि कोई भी स्तर पर जो है ना किसी भी चीज की कमी ना रहे आपका, ठीक है। करंट अफेयर्स के लिए आपको सुझाव दिया जाएगा, करंट अफेयर्स की आपको वीडियोस मिलेंगे। बिहार की अन्य परीक्षा में जो पूछे गए जो प्रश्न है जिसे हम पीवाईक्यू कहते हैं उस पर आपको जो है डिस्कशन आपको मिलेगा। क्वालिफाई पेपर है हिंदी, ठीक है, जहाँ पे 70 क्वेश्चन पूछे 70 नंबर का प्रश्न आएगा। इसके साथ साथ 30 नंबर का इंग्लिश आएगा। तो हम उन सभी चीजों पे भी बात कर लेंगे, ठीक है। तो ये सीरीज जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है और इस सीरीज से जो है ना आप बिहार के किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप दरोगा की बात कीजिए। दरोगा का प्रारंभिक परीक्षा में आप सभी को पता होना चाहिए कि केवल जनरल स्टडीज पूछा जाता है, ठीक है। जब हम मुख्य परीक्षा में जाते हैं तो मुख्य परीक्षा में आपका जनरल स्टडीज तो रहता ही रहता है, वहां पे आपको हिंदी भी पूछा जाएगा, इसके साथ साथ मैथ रीजनिंग भी पूछे जाते हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करें ना तो ये सीरीज उन सभी अभ्यर्थियों के लिए है जो बिहार के किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आप सभी जो है इस चीजों को ऑब्जर्व कीजिए, समझिए और इससे रिलेटेड कोई भी आपको फीस पे नहीं करना है, ठीक है ना। सारा चीज आपको यहाँ पे निःशुल्क आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे ताकि आप जो है ना रिवीजन कीजिए, पढ़ाई कीजिए घर पर रह करके और जो है ना कि अपने आप को जो है ना जज कीजिए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, ठीक है। तो डेली टारगेट आपको मिलेगा जो कि हम जल्द ही स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो बिहार करंट अफेयर्स 29 सितंबर 2025 के अंतर्गत सबसे पहले अगर हम बात करें तो आज मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा कुछ कार्यक्रम, कुछ शिलान्यास, कुछ उद्घाटन किया जाना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं कि कहां पर किया जाएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले कहा जा रहा है कि 7,805 करोड़ की लागत से जन सुविधा एवं विकास से संबंधित 16,065 योजनाओं का शिलान्यास और कार्यारंभ किया जाएगा और इसके साथ साथ 4,116 करोड़ रुपए की लागत से 4,593 योजनाओं का उद्घाटन भी आज मुख्यमंत्री करने वाले हैं। तो ये सारे उद्घाटन कहां पर किया जा रहा है ना, कुछ ऐसे चीजें रहती है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जो पहली बार होता है, ठीक है, वहां से प्रश्न कमीशन उठा लेगा आपका, ठीक है। तो इन सारी चीजों से विकासात्मक कार्यों पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उस उद्घोषणा और जो शुभारंभ है उसका जो है ध्यान रखना है ताकि अगर प्रश्न आए तो गलत नहीं होना चाहिए। कहा जाता है कि भवन निर्माण विभाग बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड के द्वारा क्रियान्वित विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा, पशु एवं मत्स्य संसाधन, समाज कल्याण, परिवहन, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, खेल, श्रम संसाधन, राजस्व एवं भूमि सुधार, कला संस्कृति एवं युवा, आपदा प्रबंधन, गृह, कृषि, सामान्य प्रशासन एवं वाणिज्य कर विभाग के भवनों के निर्माण से संबंधित 9,997 करोड़ की लागत से 97 योजनाओं का शिलान्यास, कार्यारंभ एवं 2,467 करोड़ की लागत से 137 योजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। अब देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है ना कि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग छूटे हुए जो टोले हैं, ठीक है, जहाँ पे पेयजल की आपूर्ति नहीं हो पाई है, ठीक है, बहुग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं से संबंधित जो है 5,190 करोड़ की लागत से 15,670 योजनाओं का शिलान्यास, कार्यारंभ जो है ना आज किया जाएगा मुख्यमंत्री जी के द्वारा। 1,377 करोड़ की लागत से 4,312 योजनाओं का उद्घाटन भी किया जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। पर्यटन विभाग को लेकर के भी चीजें चल रही है। यहाँ पर जो है पर्यटन विभाग को लेकर के
497 करोड़ की लागत से पर्यटन के विकास से संबंधित 17 विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग को लेकर के विभिन्न जिलों में क्रिटिकल केयर ब्लॉक भवन, अनुमंडलीय अस्पताल, औषधि भंडार गृह एवं स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण से संबंधित 1121 करोड़ की लागत से 281 योजनाओं का जो है शिलान्यास और कार्यारंभ जो किया जाएगा और 272 करोड़ की लागत से 144 योजनाओं का उद्घाटन भी किया जाएगा। तो ये सारी चीजें ध्यान रखना है। इसके साथ साथ कहा जाता है लघु जल संसाधन विभाग, जहां पे मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के 13,716 लाभार्थियों के खाते में 81 करोड़ 29 लाख की कार्डिविटी के माध्यम से अंतरण किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हमें याद रखना है। क्या? मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना, ठीक है ना, याद रखना है। इसके अलावा कहा जाता है दोस्तों कि राज्य के सभी 534 प्रखंडों में सब्जी केंद्र बनेंगे। तो कितने प्रखंड है राज्य के स्तर पर, ये आपका एक डेटा मिल जाएगा। ठीक है, वहां पे सभी प्रखंडों में सब्जी केंद्र बनेगा। ठीक है ना। अब सब्जी केंद्र बनाने का उद्देश्य क्या है, इस उद्देश्य को हमें समझना है। समझ रहे हैं? कहा जाता है राज्य सरकार जो है ना सब्जी केंद्रों की व्यवस्था करने वाली है और इसके लिए जो है कृषि विभाग को जो है ना जमीन उपलब्ध कराई जाएगी और सभी प्रखंडों में संरचना निर्माण का कार्य अगले 2 वर्षों में पूरा किया जाएगा। तो देखिए अगले 2 वर्षों का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, कहा जाता है इसी तरह के केंद्र पंचायतों में भी खोले जाएंगे। यानी आप ये सोचिए कि जिस तरीके से जो है सुधा का आउटलेट है, ठीक है, तो सुधा का आउटलेट तो आप देखे होंगे कि बड़े बड़े शहरों में है। ठीक है, लेकिन सब्जी जो है सब्जी का सही जगह पर सही समय पर उपलब्धता हो, इसके लिए सरकार क्या कर रही है कि केंद्र बना रही है। ठीक है, और केंद्र के माध्यम से आपका क्या होगा, सब्जी को अगर आप मान के चलिए कि आपके जो डिस्ट्रिक्ट, आपके जो प्रखंड है, जहां पे भी आपका घर है, ठीक है, उस घर का जहां भी प्रखंड आपका पड़ता है, आपके प्रखंड के स्तर पर तो रहेगा ही रहेगा। आपके कह रहा है कि पंचायत लेवल पर भी एक जो है ना केंद्र बनाने की बात चल रहा है, ताकि जो है ना ये मान के चलते हैं कि साइकिल का जो स्पोक होता है ना, इस मॉडल पर जो है ना इसको बनाया जाएगा, ताकि आपका जो है सेंट्रल में एक चीज रहे, बाकी इससे जो है ना सारा कुछ को जोड़ दिया जाए। ठीक है, तो ये मॉडल है, इसके माध्यम से चीजों को जोड़ने की बात चल रही है, क्योंकि ऑलरेडी इससे जो है ना क्रियान्वयन और उसका जो है रख रखाव बेहतर तरीके से किया जा सके। कहा जा रहा है कि देखिए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रविवार को पटना के विक्रम में आयोजित उद्घाटन समारोह में ये बातें कही और यहाँ 96 लाख रुपए की लागत से 10,000 वर्ग फीट पर संरचना का निर्माण हुआ है। इसमें 10 मीट्रिक क्षमता का कोल्ड स्टोरेज, 20 मीट्रिक क्षमता का गोदाम और सब्जी संग्रहण केंद्र, सॉर्टिंग ग्रेडिंग एवं पैकेजिंग शेड, कार्यालय कक्ष शामिल है। उन्होंने कहा कि बिहटा एयरपोर्ट से थाईलैंड, बैंकॉक, दुबई तक सब्जी भेजी जा रही है। ठीक है, तो ये इसलिए किया जा रहा है ना, क्योंकि अगर आपकी सब्जी अगर हम ये है कि सरप्लस है, ठीक है, तो हम सब्जी का निर्यात भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे जो है आमदनी किसका बढ़ेगा, किसानों का आमदनी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें उन्होंने कहा कि PVCS में आधारभूत संरचना के निर्माण से सब्जी उत्पादक किसानों को सब्जी उत्पादों के बेहतर भंडारण एवं विपणन की सुविधा मिलेगी। इस अवसर पर सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा कि सरकारी तरकारी केंद्र राज्य के सब्जी उत्पादकों को उनके सब्जी उत्पादों की उचित मूल्य दिलाने के लिए राज्य सरकार एक महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। ठीक है, तो ऑलरेडी जो है ना ये सारी चीजें इसलिए की जाती है ना, ताकि किसानों को आय जो है ना मतलब बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कहा जाता है तरकारी आउटलेट भी खोले जा रहे हैं। राज्य के सभी प्रखंडों में तरकारी आउटलेट सुधा के तर्ज पर, ऑलरेडी हमने इस पर डिस्कशन किया था, निर्माण हो रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक सब्जी सहकारी समिति एवं किसानों द्वारा उत्पादित सब्जियों के लिए बाजार उपलब्ध कराना है। उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण ताजा सब्जी उपलब्ध होगी। इसके अलावा सब्जी उत्पादक किसानों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य देंगे। वर्तमान में किसान दलालों के हाथों औने पौने दाम पर सब्जी बेचने के मजबूर हैं फिलहाल। ठीक है, तो उससे जो है ना निजात पा जाएंगे। तो ये ओवरऑल जो है इसकी जानकारी होनी चाहिए कि 534 प्रखंडों में सब्जी केंद्र बनाने की बात चल रही है, तरकारी आउटलेट अलग से बनेगा। ठीक है, तो याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों कि सूबे के बच्चों को में जो है ना हर 3 माह पर भाषा, गणित और विज्ञान का जो है ना मेला लगाने की बात चल रही है और इसका मुख्य उद्देश्य समझना है। मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है बच्चों को पढ़ने लिखने, अक्षरों की समझने में क्या करना है, निपुण बनाना है। बच्चों को गिनती, जोड़ घटाव, गुणा भाग जैसी गणितीय समझ विकसित करना है। 8 तक के बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाना और बच्चों को भाषा और गणित में दक्ष बनाना, उनके आत्मविश्वास और अभिव्यक्ति की क्षमता को बढ़ाना है। सरकार का लक्ष्य है 2026-27 तक पहली से लेकर के तीसरी कक्षा के सभी बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करा देना है। ठीक है, तो ये सरकार का उद्देश्य है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसलिए किया जा रहा है ना, ताकि आप खुद सोचिए कि आप जब सरकारी स्कूल में जाते होंगे, ठीक है, तो उनको जो है ना 5वीं तक के बच्चों को जो है ना पूरा का पूरा पहाड़ा तक नहीं आता है। 30 तक का अगर उनको आप कहेंगे कि आप पहाड़ा लिख करके बताइए तो नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, जोड़ घटाव तो दूर की बात है, जोड़ा भी जाता है, घटावा भी जाता है, लेकिन गुणा भागा में बच्चों को दिक्कत होती है। तो उनकी जो है ना इस तरीके से मूलभूत जो है चीजें जो है वो तो कंप्लीट हो पहले। तो सरकार इसी तरीके से इस मेला का आयोजन कर रही है, ताकि बच्चों के अंदर जो है ना वो जिज्ञासा है। ठीक है, और सरकार चाहती है कि 2026-27 तक, ठीक है, पहली से लेकर के तीसरी कक्षा तक के सभी बच्चों में ये बुनियादी साक्षरता, ठीक है, और संख्या का ज्ञान प्राप्त हो सके। ठीक है, और कहा जाता है ना, देखिए
ये जो चीजें की गई है यहाँ, इसमें जो है राज्य के 59,000 प्रारंभिक विद्यालय हैं, उसमें जो है 1.25 करोड़ बच्चे शामिल हैं। ठीक है, यहाँ बच्चों को रोचक तरीके से भाषा, गणित, विज्ञान की नई नई जानकारी दी जाएगी। बच्चे अपनी प्रतिभा भी दिखा सकेंगे, बच्चों को प्रोत्साहन भी किया जाएगा। निपुण 3.0 के तहत इसका आयोजन होगा। निपुण के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना हमारे लिए निपुण इंपॉर्टेंट है। निपुण क्या है आखिर? ठीक है, तो निपुण जो 3.0 है ना, वो भारत सरकार के द्वारा जो चलाया जा रहा है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आया था 2020 में जो आया था। ठीक है, इसके तहत चलाया गया एक कार्यक्रम है, और जिसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य कि कक्षा 3 तक के बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक क्षमता यानी फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी को विकसित करना है। ठीक है, तो ये चीजें हमारे जानकारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह कार्यक्रम जो है ना, इस कार्यक्रम को यानी निपुण 3.0 को जो है ना शिक्षा मंत्रालय, याद रखना है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है। और निपुण का पूरा नाम क्या है? निपुण ये इसका इंग्लिश नेम है। ठीक है, निपुण का नाम पूरा अगर बात करें तो एन से नेशनल होता है, आई से इनिशिएटिव होता है, इनिशिएटिव 4, पी से प्रोफिशिएंसी होता है, और एन से न्यूमेरेसी। ठीक है, लेकिन इसका पूरा नाम बात करें तो नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। ठीक है, इसी का अगला चरण, नेक्स्ट चरण है। ठीक है, 3.0 कहा जाता है। निपुण भारत क्या है? निपुण भारत का शुरुआत जो है किया गया 2021 में किया गया था। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर बच्चा कक्षा 3 तक पढ़ने, लिखने और गणना करने की बुनियादी क्षमता में दक्ष हो। यह मिशन, ठीक है, फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी पर केंद्रित है। निपुण 3.0 की बात करें तो कहा जाता है कि निपुण का ही ये जो है ना तीसरा चरण है, थर्ड स्टेज है, जो पिछले 2 चरणों निपुण 1.0 और 2.0 के अनुभव और उपलब्धियों पर आधारित है। ठीक है, इसके कुछ मुख्य उद्देश्य हैं। मुख्य उद्देश्य यह है कि सीखने के परिणामों में सुधार करना है, शिक्षकों का प्रशिक्षण और शिक्षण सामग्री को और अधिक प्रभावी बनाना है, टेक्नोलॉजी आधारित मूल्यांकन और डेटा ड्रिवन मॉनिटरिंग पर जोर देना है, राज्य और जिला स्तर पर कार्यान्वयन को सशक्त करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये निपुण के बारे में इतनी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। सरकार ये चाहती भी है कि कक्षा 3 से लेकर के, नर्सरी से लेकर के 3 तक का बच्चा के अंदर ये चीजें इतनी डेवलप हो जाए। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ पे कि कक्षा 6 से लेकर के 8 तक के बच्चे विज्ञान मेले में भाग लेंगे। ठीक है, तो ये सरकार का जो है ना उद्देश्य है। ठीक है, तो आपकी इसके बारे में आपकी जानकारी होनी चाहिए। हमने निपुण के बारे में आपको डिटेल से बताया है, इसको याद रखिएगा। और ये जो मेला लगाने की बात की गई, इसका उद्देश्य क्या है, ये भी आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, 69,000 राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में आपको मैंने बताया यहाँ पे कि देखिए कितने बच्चे हैं हमारे पास। ठीक है, अगर उन सभी बच्चों को अगर उनकी बुनियादी शिक्षा पे काम किया जाए तो बेहतर बिहार का निर्माण किया जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज है दोस्तों यहाँ पे कि बिहार की धरती से 2500 वर्ष पहले जनतंत्र का जन्म हुआ। ये कह रहे हैं कौन? ये हमारे 15वें जो उपराष्ट्रपति हैं, क्या नाम है उनका? तो ये हैं राधाकृष्णन जी, जिनका हाल ही में उपराष्ट्रपति के पद पे ये कार्यरत हुए हैं। ठीक है, और ये राज्यसभा के सभापति के रूप में भी काम करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, ये तो हमें जानकारी होनी चाहिए उपराष्ट्रपति के बारे में। लेकिन जो है ना इन्होंने जो बताया है जनतंत्र के बारे में, क्योंकि बीपीएससी जो है लगातार इस पर प्रश्न पूछा हुआ है, जाकर देखिएगा। ठीक है, तो इनका कहना है ना कि देखिए बिहार ये गए हैं, बिहार की भूमि सिर्फ ऐतिहासिक रूप से महान नहीं है, बल्कि यह भूमि है जहाँ ज्ञान ने पूरे विश्व को अपनी ओर आकर्षित किया है। बिहार के वैशाली जिले में 2500 वर्ष पहले जनतंत्र का जन्म हुआ और इसी धरती पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ और वह बुद्ध कहलाएं, इनका कहना है। ये बातें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने रविवार को सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर में आयोजित 4 दिवसीय उन्मेष अभिव्यक्ति का उत्सव कार्यक्रम के समापन के अवसर पर कही। ये बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए थे कार्यक्रम में। उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति बनने के बाद बिहार की धरती पर पहली बार आना हुआ है। ऐसी भूमि पर एक साथ 100 से अधिक भाषाओं के चिंतक, लेखक, विद्वान, साहित्यकार का जुटना अपने आप में गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि हम सभी भाषाओं की बाधाओं को तोड़ते हुए संस्कृति को बढ़ाने के लिए एक साथ 500 से अधिक की संख्या में एकत्रित हुए हैं। इस लक्ष्य को लेकर आगे भी बढ़ना है। उन्होंने इस आयोजन में संस्कृति मंत्रालय, साहित्य अकादमी, बिहार के राज्यपाल, सरकारी महाकाव्य की सहयोग की सराहना की है। ठीक है, उपराष्ट्रपति ने हर्ष जताया कि एक बार पुनः नालंदा विश्वविद्यालय का विकास हो रहा है। आपको पता होना चाहिए कि 71वीं बीपीएससी हाल ही में जो कंडक्ट हुआ 13 सितंबर को, इसमें जो है ना आपका नालंदा विश्वविद्यालय से प्रश्न एक था। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी जानकारी के लिए होनी चाहिए। बिहार की भूमि प्रतिभाओं की जननी है। इन्होंने ये भी कहा कि बिहार में बुद्ध, चाणक्य, आर्यभट्ट, महावीर जैसे कई महान प्रतिभाओं का उदाहरण देते हुए बिहार की भूमि को प्रतिभाओं की जननी उन्होंने बताया। कहा कि यह भूमि वह है जहां से कई आईएएस, आईपीएस व प्रतिभाशाली दिमाग देश को मिले हैं। उन्होंने मधुबनी कला को भी याद किया।
और उन्होंने कहा कि देखिए बिहार की कलाओं में कितनी समृद्ध है, बिहार जो है कलाओं में कितना समृद्ध है, वो मधुबनी कला बताती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ना हमें जानकारी होनी चाहिए कि किस चीज पे चर्चा चल रहा है बिहार में, वो हमें जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ कहा जाता है कि बिहार बोर्ड को लेकर के बात है ये है कि पारदर्शी परीक्षा को लेकर के जो है ना 10 हाईटेक केंद्र बनाने मतलब बनकर के तैयार हो चुका है। तो ये जो है सरकार का ऐसा कहना है। देखिए ये जो है राज्य के सभी 9 प्रमंडलों के लिए 11,000 से अधिक क्षमता वाले परीक्षा केंद्र ये बना है। अत्याधुनिक परीक्षा केंद्र होगा और उसकी क्षमता जो होगा, जैसे बात करें तो पटना बापू परीक्षा परिसर है जहाँ पे 2,980 क्षमता है। आदर्श परीक्षा केंद्र 1,168, गया 1,168, दरभंगा 1,168, मुजफ्फरपुर 1,168, भागलपुर 1,168, मुंगेर 620, सहरसा 620, छपरा में 692 और पूर्णिया में 640 इसकी क्षमता ये है। ठीक है, ये इन केंद्रों में जो है ना जो सुविधाएं मिलेगी उसमें जो है AI सक्षम CCTV कैमरे लगाए गए हैं निगरानी के लिए, बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करवाया जाएगा। सभी केंद्र केंद्रीकृत नियंत्रण कक्ष से जुड़े हुए होंगे। दिव्यांग परीक्षार्थियों के लिए लेखक की सुविधा वहां पे अवेलेबल होगा। 20 मीटर के दायरे में अनाधिकृत लोगों का प्रवेश वर्जित रहेगा। ठीक है, तो ये जो है ना कि प्रॉपर हाईटेक जो है एक इंफ्रा बनाया गया है। ठीक है, जो कि राज्य के सभी 9 प्रमंडलों में जो है ना 11,000 से अधिक क्षमता वाला ये परीक्षा केंद्र होगा। ठीक है, तो ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आने वाले जो समय में जो एग्जामिनेशन होने वाला है, ठीक है, जैसे CBT एग्जाम होता है, कंप्यूटर आधारित जो परीक्षा होते हैं, उसका जो है ना कि पूरा का पूरा व्यवस्था सरकार कर रही है। और आप ये मान के चलिए कि बिहार बोर्ड का जो एग्जामिनेशन होगा उसको लेकर के भी ये चीजें चल रही है। ठीक है, बापू परीक्षा परिसर सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र है, तो आप सभी को पता होना चाहिए। और 17वीं BPSC में आपने देखा होगा कि कितने सारे बच्चे वहाँ पे एग्जामिनेशन दिए थे, जिसका कैंसिल भी हुआ था एग्जाम। ठीक है, उसी सेंटर का केवल हुआ था। नेक्स्ट जो न्यूज है दोस्तों, वो पटना में बनेगा कौशल विश्वविद्यालय का अस्थायी कैंपस। ठीक है, तो ये चीजें हैं। राज्य में स्थापित होने वाले जन नायक कर्पूरी ठाकुर विश्वविद्यालय की शुरुआत पटना में अस्थायी कैंपस में होगा। श्रम संसाधन विभाग ने इसका प्रस्ताव राज्य सरकार को भेज दिया है और विश्वविद्यालय के पहले कुलपति की नियुक्ति भी शीघ्र कर दी जाएगी। इसे लेकर के जो है तैयारी शुरू कर दिया गया है। प्रदेश युवाओं में कौशल क्षमता विकास के लिए इस विश्वविद्यालय का गठन किया जा रहा है। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है युवाओं में कौशल क्षमता विकास को प्रोत्साहित करना, आगे बढ़ाना। ठीक है, तो ये चीजें हैं। देश का तीसरा कौशल विश्वविद्यालय होगा यह। ठीक है, तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। देश का कैमा होगा? तीसरा होगा। ठीक है, इसके साथ साथ कहा जाता है कि अभी तो फिलहाल ये अस्थायी कैंपस होगा और बाद में जो है इसका अस्थायी कैंपस भी बनेगा। ठीक है, तब तक जो है ये चीजें पटना में संचालित किया जाएगा ये। ठीक है, इसके साथ साथ कहा जाता है कि देखिए जन नायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय विधेयक 2025 पारित किया गया था। कब? तो 23 जुलाई 2025 को विधानसभा में, ठीक है, ये विधेयक पारित किया गया था और इसकी घोषणा जो है ना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखना है और अगले 5 वर्षों में युवाओं को कौशल विकास के लिए 7 निश्चय के तहत चल रहे कार्यक्रम को विस्तारित किया जाएगा और 5 सालों में 1 करोड़ नौकरी रोजगार दिए जाने की बात जो सरकार कही है, उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये कौशल विकास की बात चल रही है ताकि उनको नए रोजगार, ठीक है, उपलब्ध करवाए जा सके। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कहा जा रहा है FLN मिशन से शिक्षा में कितना बदलाव हुआ है, इसका सर्वेक्षण की बात चल रही है। ठीक है, तो NCERT बिहार में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान मिशन के प्रभाव और उपलब्धियों का आकलन करने के लिए सर्वेक्षण करेगा और परिषद की ओर से देश भर में यह सर्वेक्षण जो है ना करने की बात की गई है। FLN मिशन से शिक्षा में कितना सुधार हुआ है, इसका पता लगाना सर्वेक्षण का क्या है, मुख्य उद्देश्य है। इसी कड़ी में बिहार में यह सर्वेक्षण किया जाएगा। बिहार में सर्वेक्षण की इस प्रक्रिया को 3 चरणों में पूरा करने की बात चल रही है। पहले चरण में सभी जिलों से डिजिटल माध्यम से गूगल फॉर्म के जरिए जानकारी इकट्ठा की जाएगी। गूगल फॉर्म बिहार के सभी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य यानी जो प्रिंसिपल हैं, हर जिले के 10 ब्लॉक रिसोर्स पर्सन और क्लस्टर रिसोर्स पर्सन, हर जिले के 10 प्राचार्य और हर जिले के 10 शिक्षकों यानी पहली और दूसरी कक्षा से भराया जाना है। दूसरे चरण में राज्य स्तरीय परामर्श बैठक होगी। कार्यक्रम में FLN मिशन से जुड़े प्रमुख व्यक्ति शामिल हुए। ठीक है, उन्होंने बात किया कि जो अनुभव हैं, ठीक है, चुनौतियां हैं, सुझाव हैं, वो सारा साझा करेंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ कहा जाता है तीसरे और अंतिम चरण में मूल्यांकन प्रक्रिया शामिल होगा। इसमें प्रत्येक जिले के चयनित विद्यालयों का दौरा कर कक्षा 1 और 2 के छात्रों के सीखने के स्तर का अवलोकन किया जाएगा। ठीक है, कि जो बच्चा है फर्स्ट क्लास में और सेकंड क्लास में, उसके अंदर जो है ना क्या क्या चीजें चेंजेस आए हैं, क्या कितना वो सीख पा रहा है, उसका जो है ना पूरा का पूरा असेसमेंट होगा। बच्चों के पढ़ने लिखने और बुनियादी गणितीय कौशल की समझ का आकलन किया जाएगा। इस सर्वेक्षण से पता चलेगा कि मिशन लक्ष्यों को प्राप्त करने में कहां तक सफल रहा है और भविष्य में शिक्षा नीति में किन क्षेत्रों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये चीजें बहुत जरूरी है। नेक्स्ट जो न्यूज है दोस्तों, ये कहा जा रहा है बाल विवाह पर अंकुश लगाने में बिहार तीसरे स्थान पर है। ऑलरेडी हमने इस पे जो है ना चर्चा किया था और ये
ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए कि बाल विवाह जो है एक सामाजिक बुराई है। इसके खिलाफ जो है ना भारत ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल किया है और रिपोर्ट बताता है कि देश में लड़कियों के बाल विवाह में जो है ना 69% और लड़कों में 72% की कमी आई है। इस पर अंकुश लगाने में सबसे जो आगे है वो असम रहा है, ठीक है, जबकि बिहार ने कई कदम उठाते हुए तीसरा स्थान हासिल किया है। असम ने जो है 84% और बिहार में 70% जो है ना बाल विवाह की कमी दर्ज की गई है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में आयोजित कार्यक्रम में टिपिंग पॉइंट टू जीरो एविडेंस टुवर्ड्स अ चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया, ठीक है, ये रिपोर्ट प्रकाशित किया था। इसमें ये जानकारी दी गई है। तो ये रिपोर्ट ऑलरेडी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है बिहार में लड़कियों के बाल विवाह में 70% और लड़कों में 68% की कमी देखी गई है। गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ के नेटवर्क जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन ने यह रिपोर्ट तैयार किया है, ठीक है। तो ये रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार किया गया है? वो तैयार किया गया जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन के द्वारा, ठीक है। ये एक एनजीओ है, ठीक है, ये जानकारी तो होनी चाहिए। इसके साथ साथ कहा जाता है दोस्तों कि देखिए किन राज्यों में कितना फीसदी गिरावट आई है। तो सबसे ज्यादा आपको पता होना चाहिए असम, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पे बिहार, चौथे नंबर पे राजस्थान और पांचवें नंबर पर 55% के साथ कर्नाटक है, ठीक है। संगठन के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अप्रैल 2022 से मार्च 2025 की अवधि के बीच का जो है इसके आधार पर रिपोर्ट तैयार किया गया है। तो ये आपके डेटा आपको ध्यान रखना है। कहा जाता है कि 63% लोग अब सामने आए हैं रिपोर्ट में। 63% लोग अब बाल विवाह की शिकायत करने में पूरी तरह सहज महसूस करते हैं। वहीं 33% लोग कुछ हद तक सहज हैं। इसके अलावा 99% लोगों ने भारत सरकार की बाल विवाह मुक्त भारत पहल के बारे में सुना या देखा है किसी न किसी माध्यम से। बिहार में 150 गांव में हुई है सर्वे, ठीक है। तो उसके आधार पर यह जानकारी मिली है, यह डेटा तैयार किया गया है और इन वजहों से दिखाया असर। तो देखिए वजह कुछ भी हो, सरकार के द्वारा चलाए गए अभियान हो, ठीक है, नीतियां हो, ये सारी चीजें तो होती हैं, लेकिन उन सब में जो है ना एक बेहतर होता है साक्षरता, ठीक है। अगर आप साक्षर हैं, ठीक है, तो इन चीजों से आप आगे निकल जाते हैं। तो देश में बाल विवाह में कमी लाने के लिए कानूनी सख्ती जागरूकता को सबसे बड़ा कारण माना गया है। बिहार में पंचायतों की जवाबदेही और नियमों के कारण कमी दर्ज हुई है। वहीं असम में 76% लोगों ने FIR और गिरफ्तारियों को महत्वपूर्ण कारण बताया है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। कई तथ्यों का जिक्र है। 4 लाख से अधिक बाल विवाह रोके गए हैं। 1,09,000 बच्चों को तस्करी से बचाया गया है। तस्करों के खिलाफ 74,000 से अधिक मामले दर्ज हुए हैं। यौन शोषण से बचे 32,000 लोगों को सहायता दी जा चुकी है, ठीक है। तो ये रिपोर्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है दोस्तों कहा जाता है स्वामी भद्रेश दास की कृति अकादमी उत्कृष्टता का प्रकाश स्तंभ पुरस्कार मिला है इनको, ठीक है, सरस्वती सम्मान, ठीक है। महामहोपाध्याय स्वामी भद्रेश दास की कृति स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा दार्शनिक और अकादमी उत्कृष्टता का प्रकाश स्तंभ है। गुजरात और महाराष्ट्र के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने रविवार को शाम अहमदाबाद में आयोजित पुरस्कार अर्पण समारोह में ये बातें कही। इस मौके पर स्वामी भद्रेश दास को सरस्वती सम्मान 2024 प्रदान किया गया। याद रखना, ये फैक्ट ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। के बिरला फाउंडेशन द्वारा ये सम्मान दिया गया है, ठीक है। तो ये चीज हमें जानकारी होनी चाहिए। और इनका नाम की घोषणा जो है ना 27 मार्च 2025 को किया गया था और जो है कल जो है यानी 28 सितंबर को अर्पण समारोह में राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने इनको जो है इसे नवाजा है, ठीक है, सम्मान दिए हैं। तो ये चीज हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट ही इंपॉर्टेंट है, ये सम्मान से प्रश्न आता है, ठीक है। नेक्स्ट जो न्यूज है दोस्तों, कहा जा रहा है कि भारत बड़ी जिम्मेदारियां उठाने के लिए तैयार है। ऐसा इनका कहना है, ये कहना है एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है हमारे लिए, ठीक है। कहा जाता है कि ANI के अनुसार जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार पर जोर देते हुए कहा कि इसकी अस्थायी और अस्थायी दोनों सदस्य संख्या बढ़ानी चाहिए और भारत बड़ी जिम्मेदारियां उठाने के लिए तैयार है। विदेश मंत्री यानी एस जयशंकर जी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की विश्वसनीयता में कमी का मुख्य कारण सुधारों का विरोध है। अधिकांश सदस्य बदलाव चाहते हैं, लेकिन प्रक्रिया को परिणाम में बाधा बनाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि हम इस नकारात्मक सोच को दूर करें और सुधारों को गंभीरता से अपनाएं। उन्होंने यह भी बताया कि भारत ने संकट की घड़ी में अपने पड़ोसियों की जरूरतों को पूरा किया है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि भारत वैश्विक मंच पर जिम्मेदारियों को निभाने के लिए तत्पर है और सुधारों के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र की प्रभावशीलता को बढ़ाने को प्रतिबद्ध भी है। दुनिया को वैश्विक कार्यबल की जरूरत, नई व्यापार व्यवस्था उभरेंगी। उन्होंने ये कहा, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि दुनिया को बड़े पैमाने पर वैश्विक कार्यबल की जो है ना जरूरत होगी और अनिश्चितताओं के बावजूद नए व्यापार व्यवस्था उभर करके सामने आएंगी। उन्होंने वैश्विक समीकरण में बदलाव के बीच आर्थिक संबंधों में विविधता लाने के लिए लैटिन अमेरिका, कैरिबियाई देशों के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी पर जोर दिया है। और न्यूयॉर्क में जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा में के जो गए थे ये, उससे इतर ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के कार्यक्रम में ये शामिल हुए थे। वहां पे अनिश्चितताओं के बावजूद व्यापार अपना रास्ता बनाता रहेगा, इसको लेकर के इन्होंने बात कही थी। दुनिया के वैश्विक कार्यबल की जरूरत होगी और हम नई व्यापार व्यवस्था, प्रौद्योगिकी, कनेक्टिविटी, कार्यस्थल मॉडल देखेंगे जो कम समय में वैश्विक परिदृश्य को बहुत अलग बना देगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो होती है ना, इससे हमारा एक दिशा तय होता है कि हम विदेशों में जो है ना क्या कर रहे हैं,
हमारा क्या स्थिति है, ठीक है, ये चीज है। इसके साथ साथ कहा जाता है परमाणु कार्यक्रम के विरोध में यूनाइटेड नेशन ने ईरान पर थोपे नए प्रतिबंध, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। तेहरान ने ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी में अपने राजदूतों को चर्चा के लिए बुलाया है, ठीक है। तो कहा जाता है कि आर्थिक नुकसान की आशंका से ईरान की मुद्रा रिकॉर्ड न्यूनतम स्तर पर चला गया है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों का असर क्या दिखेगा, कहा जाता है हथियार प्रतिबंधों के तहत ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट और रिप्रोसेसिंग गतिविधियां नहीं कर पाएगा, परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल नहीं बना पाएगा। यात्री प्रतिबंधों के तहत दर्जनों ईरानी नागरिकों को देश छोड़ने पर रोक लग जाएगी। ईरान के परमाणु कार्यक्रम में इस्तेमाल होने वाली किसी भी चीज की आपूर्ति नहीं हो सकेगी और सभी देशों को प्रतिबंधों की श्रेणी में आने वाली ईरानी वस्तुओं को जब्त करने का अधिकार होगा। ईरान किसी अन्य देश में यूरेनियम खनन, उत्पादन या परमाणु सामग्री एवं प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। तो ये सारे इस पे क्या लग जाएंगे, प्रतिबंध लग जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट तो है ही, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ कहा जाता है आत्मनिर्भर भारत आवश्यकता या अनिवार्यता, क्या आवश्यकता है या हमारे लिए अनिवार्य है, ठीक है। तो वो डेटा है कि विश्व मैन्युफैक्चरिंग उत्पादन में शीर्ष जो देश है वर्ष 2024 के अकॉर्डिंग, तो सबसे ज्यादा जो है मैन्युफैक्चरिंग चाइना करता है, दूसरे स्थान पर जो है अमेरिका है, तीसरे स्थान पर जापान है और चौथे नंबर पे जर्मनी, और भारत जो है ना 5वें स्थान पर है मैन्युफैक्चरिंग में, याद रखना है, ठीक है। तो ये चीजें हमारे लिए इसलिए जरूरी है ना क्योंकि हमारी जो है आजादी का दशक में देश ने हर क्षेत्र में प्रगति किया है और वैश्विक मंच पर आज भारत की आवाज गौर से सुनी जाती है। आज हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ठीक है। लेकिन इन उपलब्धियों के बीच यह बात अखरती है कि जीई से जेट इंजन मिलने में देरी की वजह से स्वदेशी तेजस विमान वायुसेना को नहीं मिल पा रहा है। तो यानी हम जो है ना, आपने सुना होगा कि 15 अगस्त 2025 को जो लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री का जो भाषण था उसमें उन्होंने जेट इंजन स्वदेशी बनाने की बात कही है। तो उसमें जो है ना चीजें चल रही है, लेकिन फिलहाल जो है हम डिपेंड हैं, ठीक है, विदेशी कंपनियों पर, तो वहां से जो है ना देरी समय मिल रहा है। यही नहीं, हाल ही में पाकिस्तान के साथ हुए संघर्ष में स्वदेशी हथियारों के शानदार प्रदर्शन और संघर्ष की तीव्रता ने आत्मनिर्भरता की अनिवार्यता को नए सिरे से रेखांकित किया है और प्रधानमंत्री ने लंबे समय से आत्मनिर्भरता पर जोर दे रहे हैं और हाल ही में कहा है कि भारत किसी भी चीज के लिए दूसरे देश पर निर्भर नहीं रह सकता। चिप से लेकर के सिप तक भारत में बनाया जाएगा। मेक इन इंडिया से लेकर के केंद्र सरकार की कई योजनाएं इस संकल्प को मूर्त रूप देने की दिशा में कार्य कर रही है। हालांकि इस राह में सबसे बड़ी चुनौती कम लागत में वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम उत्पाद तैयार करने वाला इकोसिस्टम तैयार करना है। देश कैसे यह लक्ष्य हासिल कर सकता है, इसकी हर पड़ताल जो है ना प्रासंगिक है। तो इसके लिए जो है ये सारी चीजें चल रही हैं। तो आजादी के करीब जो है ना अब 7 दशक हो चुका है, हर क्षेत्र में प्रगति हुई है, तो उसको लेकर के चल रही है ये चीजें, ठीक है। कहा जाता है कि अन्य महत्वपूर्ण कारक भी होगा, इसके लिए फैक्टर वर्क करता है। जैसे आपको मैंने बताया कि देखिए मैन्युफैक्चरिंग में जो है ना हम जो है अभी 5वें स्थान पर हैं, ठीक है, और हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। बुनियादी ढांचा और प्रौद्योगिकी की अगर हम बात करें तो बुनियादी ढांचे में हम निवेश कर रहे हैं, लॉजिस्टिक और अन्य बुनियादी ढांचे में बड़े पैमाने पर निवेश करने की आवश्यकता है ताकि लागत कम हो और संचालन की दक्षता बढ़ाया जा सके, ठीक है। तकनीकी को हम अपना भी रहे हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जैसे तकनीक में आपका आज के डेट में मशीन लर्निंग हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, 3D प्रिंटिंग हो, क्लाउड कंप्यूटिंग हो, ठीक है, उन सबको अपनाने से जो है उत्पादन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और उत्पादकता बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी। डिजिटलीकरण सरकार का ऑलरेडी जो है उद्देश्य है, ठीक है। और कहा जाता है ना कि उत्पादन के सभी चरणों में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने से दक्षता, गुणवत्ता और पारदर्शिता में भी वृद्धि हो सकेगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण कारक है जैसे कुशल कार्यबल का विकास करना, सरकार लगातार स्किल डेवलपमेंट पे बात कर रही है, ठीक है। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास जो है कार्यबल हो वो सशक्त हो, ठीक है, और उन्हें नई तकनीकों के लिए प्रशिक्षित किया जा सके जिससे श्रमिकों के विस्थापन की बजाय कौशल वृद्धि हो सके। एमएसएमई का समर्थन सरकार लगातार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग को समर्थन कर रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था की जिसको रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, उन्हें समर्थन प्रदान करने और ऐसी इकाइयों के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाने से मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को मजबूती भी मिलेगा, ठीक है। क्लस्टर आधारित विकास की बात चलती है। कृषि, वस्त्र और पर्यटन जैसे क्षेत्रों के लिए क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण अपनाने से समावेशी विकास सुनिश्चित होगा और स्थानीय जो शक्तियां हैं उसका लाभ उठाया जा सकता है, ठीक है। ऐसे मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है भारत, किस तरीके से वो बताया गया है। कहा जाता है भारत को जो है ना मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए नीतियों में सुधार करना होगा, तो लगातार सरकार इस पे नीतियों पे काम कर रही है। बुनियादी ढांचे में निवेश करना चाहिए, तकनीकी नवाचार लाना चाहिए, मुक्त व्यापार समझौते करने चाहिए, कुशल कार्यबल का विकास और स्वचालन को अपनाना होगा जिससे उत्पादन लागत कम हो, उत्पादकता बढ़े और निर्यात में वृद्धि हो सके। जब आप मेंस की आंसर राइटिंग करते हैं ना तो यही आपके जो है टू द पॉइंट आंसर होता है, ठीक है, कि सरकार को अगर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है तो भारत सरकार को क्या करना चाहिए, तो 5 पॉइंट आप लिख दीजिए, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं करना होता है, उसको विस्तार से नहीं चर्चा करना होता है, पॉइंट में आप लिख देंगे, ऑथेंटिक माना जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ बहुत सारी नीतियां सुधार किया जा रहा है जैसे मुक्त व्यापार समझौते, FTA। भारत को अपने उत्पादों के लिए बाजार पहुंच बढ़ाने और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अन्य देशों के साथ मुक्त व्यापार जो है ना समझौते करना चाहिए। इसके साथ साथ नीतिगत सुधार करने की आवश्यकता है। सरकार को कारोबार करना आसान बनाने के लिए नियम कानून के बोझ को कम करना चाहिए और उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन
यानी PLI योजनाओं जैसी नीतियों को मजबूत करना चाहिए। आत्मनिर्भर भारत पहल करना चाहिए। ठीक है, ये इसको जो है ना आत्मनिर्भर भारत पहल के माध्यम से अपनी जो है आत्मनिर्भरता को हासिल करने और वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग में भारत को एक प्रमुख खिलाड़ी बनाने का जो है ना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ठीक है, शोध और विकास पर जो सरकार सबसे ज्यादा खर्च कर रही है विश्व में, तो सबसे ज्यादा खर्च करती है इजराइल। ठीक है, शोध और विकास पे। दूसरे नंबर पे अमेरिका है, तीसरे नंबर पे जर्मनी है, ब्रिटेन चौथे नंबर पे है, इटली पांचवें नंबर पे, चीन जो है ना छठे नंबर पे। भारत का स्थान जो है कितना है? ठीक है, भारत का स्थान देख लीजिए। कहा जाता है ना कि प्रति व्यक्ति जो खर्च डॉलर में जो होता है, GDP का खर्च करता है भारत शोध एवं विकास में कितना? देखिए 0.65%। तो ये इसको जो है ना बढ़ाना चाहिए हमें। ठीक है, प्रमुख अर्थव्यवस्था कैसे बना भारत? तो आप देखेंगे 1981 से जो है धीरे धीरे जो है ना आगे बढ़ता हुआ चीजें हैं। ठीक है, तो विश्व स्तर पर जो है ना आपको जो है ना कि अगर आपको हब बनना है या फिर आपको अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना है तो आपको मैन्युफैक्चरिंग, इसलिए जो है ना आपको देखे होंगे कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी सरकार में आए थे, जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने जो है ना कि सारा जब चीजों को देखा तो कहा कि देखिए हमने जो है ना कि प्राइमरी सेक्टर से कहाँ कूद गए हैं, टर्सरी सेक्टर में चले गए हैं। ठीक है, जब टर्सरी सेक्टर में गए, तृतीय क्षेत्र पर गए यानी सेवा क्षेत्र पर हमने विकास किया है, तो हमारी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की बात ही नहीं हो पाई है। और जब तक आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे मैन्युफैक्चरिंग कहाँ कर पाएंगे? समझ रहे बात? तो ये चीजें बहुत जरूरी है, समझ रहे? तो ये भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए हर एक सेक्टर पे लगातार सरकार काम कर रही है। इसीलिए अब जो है सरकार कर रही है कि अब जो है ना आत्मनिर्भरता हमारे लिए आवश्यकता भी है। ठीक है, और अनिवार्यता भी है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है, इसको समझना है। इसके साथ साथ आप सभी को पता होगा कि एशिया कप के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को जो है ना 5 विकेट से हराया है और जो मैच के जो हीरो रहे वो रहे तिलक वर्मा। ठीक है, लेकिन हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना इंपॉर्टेंट तो है ही मैन ऑफ द मैच। ठीक है, तो मिला ही मिला। ठीक है, लेकिन जो है ना प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किनको मिला है? तो अभिषेक शर्मा को मिला है, याद रखना है। ठीक है, टॉपर्स जो रन स्कोरर थे वो अभिषेक शर्मा रहे। ठीक है, और टॉप विकेट टेकर्स जो रहे वो कुलदीप यादव रहे, 17 विकेट उन्होंने चटकाया। ठीक है, तो आपको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट आपको याद रखना है। ठीक है, और चौथी बार बिना कोई मैच हारे भारत ने जीता है T20 का इवेंट। ठीक है, दुनिया में सिर्फ ऐसा करने वाला भारत पहला देश है। ठीक है, तो ये चीजें हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करें तो कहा जाता है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड के जो है ना 37वें अध्यक्ष मिथुन मनहास जी का चयन किया गया है। तो ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे पहले जो थे अध्यक्ष वो रोजर बिन्नी थे। ठीक है, तो हमारे लिए बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीजें यही सारी चीजें हैं। AGM में कई अहम नियुक्तियां हुई है, जिसे राजीव शुक्ला BCCI के उपाध्यक्ष पद पर बने रहेंगे, जीवित शौकिया सचिव पद पर बने रहेंगे, अरुण धूमल IPL गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन बने रहेंगे। ठीक है, कर्नाटक क्रिकेट संघ के अध्यक्ष और पूर्व खिलाड़ी रघुराम भट्ट कोषाध्यक्ष बने रहेंगे, प्रभु तेज भाटिया कोषाध्यक्ष के संयुक्त सचिव बनाए गए हैं, सौराष्ट्र क्रिकेट संघ अध्यक्ष जयदेव शाह को एपेक्स काउंसिल का अध्यक्ष सदस्य चुना गया है, रोहन जो जेटली हैं इंफ्रास्ट्रक्चर समिति के अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो है ना एक और है, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की जो बागडोर जो है ना वो दिया गया है, हर्षवर्धन जी को दिया गया है, जो सबसे कम उम्र के जो है ना अध्यक्ष बने हैं। याद रखना है, ये 24 वर्षीय हर्षवर्धन है, इनको निर्विरोध जो है ना बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का जो है अध्यक्ष बनाया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हमारे एग्जामिनेशन के लिए ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये छोड़े कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज थे जो आज 29 सितंबर 2025 के अंतर्गत जो न्यूज़पेपर में था उस पर हमने डिस्कशन किया है दोस्तों। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा ताकि आप उसे डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।